नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो जो छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये होने जा रही है यूपी जीके की फाइनल क्लास। इसके बाद हो जाएगा सब कुछ एकदम खेल, एकदम आर पार, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने हैं वो सवाल जो सीधे आपके पेपर में आएंगे। देखो, मैं आपको पहले ही स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि इस के सवाल जितने भी होंगे यूपी पुलिस के, यूपी पुलिस जीके के, यूपी जीके के, वो सब कुछ अलग ही स्तर पर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से तैयार करते हैं। जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार बता दीजिए। जो जो बच्चे इस क्लास को लेने के लिए तैयार हैं, फटाफट से बता दीजिए, जिससे कि क्लास को भौकाली तरीके से आगे कंटिन्यू किया जा सके। जो जो बच्चा तैयार है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, ये तो मैं पहले आपको चर्चा कर ही चुका हूं। ये सब बातें तो आपकी हो ही चुकी हैं। अगर मैं यहां पर जाता हूं क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ी सी आपको डिटेलिंग कर लेते हैं। यूपी जीके के अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या है। यूपी जीके की आपकी क्लास नंबर 2 होने वाली है। क्लास नंबर 2 है प्रैक्टिस की क्लास नंबर 2 है, और आज ये कंप्लीट हो जाएगी। आज क्या हो जाएगी? आज ये आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग करेंगे कुछ अलग ही स्तरीय सवालों से। कल की क्लास के अंदर मैंने 56 क्वेश्चन तक करा दिए थे। 56 क्वेश्चन कल आपके हो चुके थे। आज मैं 57 क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। तो जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, मुझे बता देंगे कि हाँ जी सर, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर कमेंट कर दोगे आप ये बात, तो हमें बढ़िया लगेगा जी। जो जो बच्चे क्लास में आए हैं, जैक स्पैरो है, अभय प्रताप है, और आपका हर्ष है, सुष्मिता है, अंगद है, अजय कुमार मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अजय कुमार मोटिवेशनल स्पीकर है, पहले एमएलएम में काम करते थे। मैं मान जा। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। विजय कुमार यादव के साथ, अमन राजभर के साथ, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। ये लीजिए, आपके सामने सवाल है। 57वें नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह स्थल, विद्रोह प्रारंभ की तिथि, इसमें से कौन सा सही नहीं है? बैरकपुर में 29 मार्च के अंदर ही मंगल पांडे ने अपनी राइफल लेके दुम दुम 2 गोलियां चलाई थी, जिसके अंदर 2 लोग मारे गए। लेफ्टिनेंट बॉग मारा गया था। लेफ्टिनेंट जो बॉग है, बॉग की हत्या की गई थी। बॉग की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बॉग की हत्या कर दी गई थी, और हियसी की भी यहां पर हत्या कर दी गई थी। हियसी की भी आपकी हत्या कर दी गई थी। जनरल बॉग की हत्या करी थी किसमें? मंगल पांडे जी ने। फिर मंगल पांडे जी को फांसी हुई थी बैरकपुर के अंदर, किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। बाद में इनको फांसी होती है। 8 अप्रैल को इनको फांसी होती है। 8 अप्रैल को इनको फांसी होती है। इनके बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मेरठ के अंदर कदम सिंह 10 मई 1857, परफेक्ट है, यही विद्रोह शुरू करते हैं, माहौल बना देते। झांसी 10 मार्च गलत है। 4 जून परफेक्ट है लखनऊ, लेकिन झांसी गलत है बच्चे। झांसी पूरी तरीके 8 जून 1857 आपको देखने को मिलेगा। झांसी इज द करेक्ट आंसर। 8 जून 1857 झांसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे। झांसी इज द करेक्ट आंसर। 8 जून 1857 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा 58वें नंबर का क्वेश्चन आपके समक्ष। ये रहा, बताइए, Who was the leader of the revolution in बरेली उत्तर प्रदेश 1857? देखो, उत्तर प्रदेश से संबंधित 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा चल रही है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल क्या है बच्चे? सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, जो बरेली है, बरेली में आपको कौन पर्सन देखने को मिला था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? बरेली में इनके बारे में बताइए। बरेली में आप बता दीजिए सर। बरेली की बर्फी और बरेली के खान बहादुर खान दोनों ही फेमस है। हजरत महल लखनऊ आपको देखने को मिल जाएंगे, लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और नाना साहिब आपको देखने को मिल जाएंगे कानपुर में, और इसके अलावा कुंवर सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे बिहार में। तो ये मेजर लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बरेली की बात चलिए, तो बरेली में आपको देखने को मिल जाएंगे खान बहादुर खान इज एट बरेली। खान बहादुर खान इज एट बरेली, सीधे तौर पर याद रखना खान बहादुर खान जी के बारे में। सवाल नंबर 59 की बात करते हैं, बताइए, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई जी, फटाफट से बताओ। सर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। यहाँ क्वेश्चन की बात वही की जा रही है जो यूपी जीके से बेस करते हैं। हालांकि 1857 का है, परंतु यह सवाल बहुत जरूरी है आपका यहाँ के लिए भी। सवाल की बात करते हैं, 59वें नंबर का सवाल है, इसके बारे में बताइए क्या कुछ होगा। सर, 31 मई 1857 को बरेली में आजादी की घोषणा कर दी गई। इन्होंने कहा कि हम आजाद हो गए। 31 मई के अंदर बरेली कहता है कि हम आजाद हो गए। बरेली कहता है कि लो जी, हम आजाद हो गए थे। बरेली आजाद हुआ, बट बरेली का थोड़ी पूछा गया इसमें ना, तरीके इलाहाबाद का पूछा गया है। इलाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएंगे लियाकत अली। इलाहाबाद में आपको लियाकत अली देखने को मिल जाएंगे। इलाहाबाद से तो लियाकत अली आपको देखने को मिल जाएंगे बगैर परेशानी के। ठीक है,
अरे मैं भावना में कह गया था, यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान है। 1857 में इन्होंने आजादी घोषित करी है। खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान देखने को मिल जाएंगे। अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं, याद रखेंगे। कुंवर सिंह जी बिहार है, नाना साहिब कानपुर है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी है। ठीक बात है, याद रखोगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल है 60वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया है? कौन सी ऐसी नीति थी जिसके द्वारा यहाँ पर इसको जो है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाएगा? देखो बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स देखने को मिलती है 1858 से लेकर 56 के बीच में ये रही है। ठीक है, आप 1848 से लेकर 56 के बीच में ये रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या मैटर है। सैक अलायंस जो आपको सब्सिडरी अलायंस आपको देखने को मिलती है 1799 से लेकर, यह आपके 1805 में आती है। इसको वेलेजली लेकर आता है। अब वेलेजली लेकर आता है, इसको कौन लेकर आता है? वेलेजली नाम का व्यक्ति लेकर आता है। वेलेजली वही है जिसने टीपू सुल्तान को मार दिया था। टीपू सुल्तान की टीपू में इसने ही मारा था, याद रखना। ठीक है, मेयो प्रोविंशियल सेटलमेंट, यह जो है पंजाब को अपने अधीन करने का तरीका था। वॉर अगेंस्ट गंगाधर राव, गंगाधर राव के खिलाफ युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, गंगाधर राव पहले ही निपट गए थे। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बताऊं कि हड़प की नीति का सिद्धांत आता है और इसके तहत 1848 में इन्होंने सतारा को हड़पा। सतारा इन्होंने हड़पा, सतारा हड़पा। और सतारा जो आपको देखने को मिलता है ये कहां पर था? हड़प्पा। सतारा आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, सतारा था जिसको इन्होंने हड़पा है। सहायक अलायंस जो था, इसके तहत हड़पा जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर तो वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ही है, लेकिन इसके तहत जो है सर 1799 में इन्होंने हैदराबाद को हड़प लिया था। हैदराबाद सर, हैदराबाद। तो इन्होंने इनको हड़पा है। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या थी। अगर कहीं पर भी जो पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिशर्स का होगा। आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ शासन करते हो तो आपका जो है शासन जो है चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। एक बच्चा है जिसका आज एमटीएस का पेपर है। आपके पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्लस आपको संपूर्ण आशीर्वाद। जाइए और नाम रोशन कीजिए अपने माता पिता का। अमन कुमार प्रजापति इनका नाम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुल के खेलो, अपना पेपर दे के आओ, अच्छे से नाम रोशन करो अपना, अपने माता पिता का। और अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ करा है तो मेरा भी कर देना भैया नाम रोशन। ठीक है, जय महेशमती। क्वेश्चन नंबर 61वें नंबर का बताइए, फटाफट बताओ। व्हेन वाज द बैटल ऑफ अलीगढ़ फॉट एट अलीगढ़ फोर्ट ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब शुरू होता है? सर ये 1803 से शुरू होता है, 1805 तक जाएगा। 3 से लेकर 5 तक आपको सेकंड एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिलता है। इसके बारे में आप मुझे बताएं, ये कहां पर आपका चल रहा था, इसके बारे में फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो। लड़ाई चल रही थी कहां, किस महीने में चल रही थी ये बताइए। अलीगढ़ में जो लड़ाई चल रही थी उसके बारे में हम बात करते हैं, बगैर परेशानी के बता दीजिए। ठीक है, सितंबर में जन्मदिन आता है किसी का? सितंबर में किसी का जन्मदिन है? सितंबर में नहीं है तो याद रखना सितंबर में ये हुआ था 1803। सितंबर 1803 में आपको देखने को मिलेगा अलीगढ़ के अंदर ये बैटल हुआ है। अलीगढ़ में ये बैटल हुआ है, ये एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, अलीगढ़ के अंदर यह युद्ध होता है सितंबर 1803 में। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। अलीगढ़ से काफी सारे बच्चे होंगे। अक्टूबर में नहीं हुआ था, सितंबर में युद्ध हुआ था। जो एंग्लो मराठा वॉर होता है इस समय वेलेजली नाम का राजा आपको देखने को मिलता है। इस समय किंग कौन था? वेलेजली था। वेलेजली आपको देखने को मिल जाएगा किंग है। जीते कौन है? ब्रिटिशर्स। वेलेजली जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था इस समय। बंगाल गवर्नर जनरल यही था। बंगाल का गवर्नर जनरल आपको यही देखने को मिलता है, वही इस बार जीतता है। कल की क्लास में गवर्नर जनरल्स की कराने वाला हूं क्योंकि बहुत आता है, बहुत आता है। ठीक है, ये बहुत आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, पूरे गवर्नर जनरल वॉइसरॉय वगैरह सब करा दूंगा, कल यही कराता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 61 के बाद 62वें नंबर का सवाल है। बताइए 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने किया था? 1583 में अकबर ने किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक चला है। तो यही है व्यक्ति जो इस कार्य को कर पाएगा, इसी में क्षमता है और कोई है ना। जहांगीर की अगर मैं बात करता हूं, जहांगीर का हिसाब किताब देखने को मिलता है 1605 से लेकर 1627। देखो अकबर का एक नवरत्न था अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या जो पैसे देकर कराई थी वो किसने कराई थी? जहांगीर नहीं कराई थी। 1602 में राय बुंदेला को पैसे दिए थे, उसी ने उसको मारा था अबुल फजल को। शाहजहां का कार्यकाल देखने को मिलता है 1600 आपको 27 से 58 तक देखने को मिलेगा। हुमायूं का कार्यकाल 1630 से लेकर
1530 से लेकर 40, 1530 से लेकर 40 है, उसके बाद 1555 से 1556 है, 1555 से लेकर 1556 है। इसके बारे में आपको तगड़े लेवल पर चीजें याद रखनी होंगी, तगड़े लेवल पर चीजें याद रखनी होंगी। वीर सिंह बुंदेला मालवा के शासक थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 63वें नंबर का सवाल, ये रहा आपके सामने, बताइए जरा। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस कांग्रेस सेशन में हुई थी? किस कांग्रेस सेशन में हुई थी? किस कांग्रेस सेशन में हुई थी? मैं आपको बता देता हूं मैटर क्या था सर। 1 जनवरी या तो कह लीजिए 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1922 कह लीजिए, या कह लीजिए आप 1 जनवरी 1923। यहां पर आपको स्वराज पार्टी देखने को मिलेगी, यहीं आपको स्वराज पार्टी देखने को मिलेगी। बट पॉइंट यहां पर यह है बच्चे कि इसके बारे में थोड़ी चर्चा करो। ठीक है, चर्चा करते हैं इसके बारे में क्या देखने को मिलती है। हमें पता लगता है कि सर विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए नहीं, प्रांतीय परिषद में चुनाव लड़ने के लिए, कॉर्पोरेट इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में सहयोग के लिए, या ब्रिटिशर्स को खुला चैलेंज देने के लिए कि भाई जिसने पिया हो दूध मम्मी जी का वो यहां पर मुझसे लड़ने के लिए आ जाए। क्या इस प्रकार की बातें यहां पर की गई थी? फटाफट बताओ। देखो इतना भी नहीं था, होता क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। देखो बहुत स्पष्ट तौर पर यहां बातें की जाती हैं कि 31 दिसंबर 1922 में गया सेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। गया सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, गया सेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, तो इनका गांधी जी से अनुरोध था कि गांधी जी प्लीज आप असहयोग आंदोलन को हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं मैं तो बंद करूंगा। इन्होंने कहा था चला दो, उन्होंने कहा नहीं बंद करूंगा, उन्होंने कहते चला दो, नहीं माने। इस वजह से उन्होंने विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कितनी सीटें जीती थी? 43 सीट्स इनके द्वारा जीती गई थी, 43 सीट्स इनके द्वारा जीती गई थी, 43 सीट्स इन्होंने जीती थी चुनाव में। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि एक पार्टी अभी बनी है, ठीक है चलो, लेकिन उसके बाद भी 43 सीट जीतना बड़ी बात थी। सवाल था 63वां, 64वें नंबर का सवाल है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर हुई है? गांधी जी पहली बार कहां पर पहुंचे हैं? देखो ये सीधे आए अपने साउथ अफ्रीका से आए, लेकिन ये पहली बार कहां पहुंचते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा बताइए। ठीक है चलो, मुझे आज भी याद है उस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था। ठीक है चलो सर, आंसर 7 लास्ट पेज पे दिया करें पीडीएफ्स के। ठीक है आकाश शर्मा, यहां पर आप समझते हैं गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर हुई है, सही विकल्प को चुनना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना शुरू करता हूं। पॉइंटर्स की शुरुआत होती है, गांधी जी की पहली मेजर अपीयरेंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें देखने को मिलता है कि सर कुछ मामला अलग लेवल का चल रहा था। गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को, सीधा आते हैं कैसे? साउथ अफ्रीका से बॉम्बे पहुंचते हैं, सीधा बॉम्बे में ये आते हैं। और आज की डेट में 2011 के बाद से यह एनआरआई डे बन गया है, एनआरआई डे बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके सर, हर बाई ईनियल फंक्शन आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर की बात करता हूं, यह पहुंचते सीधा बीएचयू के उद्घाटन में। 6 फरवरी की बात है, 1916 की बात है, बीएचयू का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, इनॉग्रेशन चल रहा था बीएचयू का। बीएचयू के इनॉग्रेशन में पहुंचते हैं सीधे के सीधे 6 फरवरी को, और खुल के खेलते हैं, खुल के खेलते हैं। कहते हैं देखो आया हूं वहां से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बात ये कहते हैं। फिर ये कैसी बात कर रहे हो, हमारे राष्ट्रपिता है। देखो बच्चे, इस क्लास का तरीका यही है कि आपको चीजें तगड़े लेवल पर याद हो जाए, आप कभी भूल नहीं पाओगे। और पूछा जाए आपके बनारस में क्या था? बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, इनऑग्रेशन था, इनऑग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और बीएचयू की इनॉग्रेशन के लिए बीएचयू की स्थापना किस पर निर्भर करती है? बीएचयू की जो स्थापना निर्भर करती है वो किस पर स्थापना निर्भर करती है? सर बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? पहले व्यक्ति का नाम बताइए। सर बीएचयू की स्थापना के लिए जो पर्सन फेमस है दैट इज मदन मोहन मालवीय, और साथ में है एनी बेसेंट जी, और साथ में है एनी बेसेंट भी साथ में देखने को मिल जाएंगे, एनी बेसेंट भी साथ में देखने को मिलेंगे बनारस में। अगला सवाल है 65वें नंबर का सवाल, ये रहा। चोरा चोरी घटना उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई है? चोरा चोरी कांड किस संस्था के द्वारा किया गया है? चोरा चोरी जो घटना है किस संस्था के द्वारा की गई है? किस संस्था के द्वारा की गई, बताओ किस संस्था ने की, किस संस्था के द्वारा की गई है? द्वारा की गई। आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी संस्था है जो चोरी चोरा कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर चोरा चोरी की जो घटना है, चोरा चोरी की जो घटना है
यह किस संस्था के द्वारा की गई है, तो इसमें कोई मेजर पर्सन देखने को नहीं मिलते, मेजर पर्सन आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमें यह पता लगता है कि गोरखपुर की भीड़ ने इसको किया है। इसमें कोई मेजर संस्था नहीं है, मेजर कोई भी संस्था इसमें शामिल नहीं होती, संस्था कोई भी इसमें शामिल नहीं है, जबकि इसके अंदर गोरखपुर की भीड़ शामिल है, गोरखपुर की भीड़ शामिल है, गोरखपुर की भीड़ शामिल है। एक रिपोर्ट आती है, ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटिशर ने वो रिपोर्ट लिखी है कि इसके पीछे का कारण गांधी जी है। अरे वो एचआरए वाले काकोरी कांड है भाई, ये 4 और 5 फेब के बीच में आपको देखने को मिलती है, 4 और 5 फेब 1922 में यह घटना देखने को मिलती है। चाचा करेक्ट आंसर है गोरखपुर, गोरखपुर की भीड़ ने ही यह की था, गोरखपुर भीड़ ने ही यह किया था, कोई इसके अंदर संस्था नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, मैं बता रहा था कि हाँ गांधी जी क्यों हैं, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कहा था कि हम 1 साल में स्वराज ले लेंगे, 1 साल में स्वराज तो आया नहीं, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भर गया, और लोगों के अंदर वो जो गुस्सा था वो इस वाली हिंसा से होकर निकला, इस वाली हिंसा से होकर निकला, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही थी। और गांधी जी ने इसी वजह से 10 फेब को, सरपंच जी नमस्ते, नमस्ते पंकज भाई, इसी कारण से, इसी कारण गांधी जी ने 10 फेब को 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया, असहयोग आंदोलन रोक दिया, असहयोग आंदोलन रोक दिया, आंदोलन रोक दिया। इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया 10 फरवरी को। 12 मार्च में उनका अरेस्ट हो गया, 12 मार्च में उनका अरेस्ट हो गया। अगला सवाल है 66वें नंबर का, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? 5 लोग थे जो उनसे पूछने आए थे कि आपको किस प्रकार का ज्ञान है, तो उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था, यह पूछा जा रहा है। बेटा 12 फरवरी ही तो होगा, 12 फरवरी तो लिखा है, ओ सॉरी 10 फरवरी लिख दिया, 10 मार्च में अरेस्ट हुआ, बेटा 12 फरवरी को रोका है। 10 मार्च में गांधी जी का अरेस्ट होता है, 10 मार्च 1922 गांधी जी अरेस्ट फॉर 6 ईयर, गांधी जी अरेस्ट 6 साल के लिए जेल में। धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना जो पहला उपदेश दिया जाता है इनके द्वारा, वो कहां दिया जाता है? सर वह सारनाथ में दिया जाता है। इसका जो सिंबल है, सिंबल अगर मैं बात करता हूँ सिंबल, वो क्या देखने को मिलता है? एक धर्म चक्र और साथ में 2 हिरण, एक हिरण यहाँ पे है और एक हिरण यहाँ पे है, एक हिरण यहाँ पे है और एक हिरण यहाँ पे है, यही है धर्म चक्र परिवर्तन, यही है बच्चे धर्म चक्र परिवर्तन। ऋषि पट्टनम में, सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति है, लुम्बिनी में जन्म है, सांची में इनकी जो है स्तूप है जिसके अंदर इनके मृत शेष जो है वो जो है इनके शरीर के अवशेष वहां पर हैं, ठीक है। चलो 67वें नंबर का सवाल है, बताओ। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित क्वेश्चन मार्क में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे, ऐसा माना जाता है कि ऐसा लगा था, वहां के लोगों को ऐसा लगा था कि ऐसा हुआ है, बताइए। It is believed that Gautam Buddha descended with Brahma and Devraj Indra after preaching to his mother at location in which place? ये काफी अजीब सा सवाल है, ये संक्षिया में हुआ था, संक्षिया में हुआ था, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में आपको देखने को मिला, फर्रुखाबाद संक्षिया में हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनके जन्म के 5 दिन के बाद ही, इनके जन्म के 5 दिन के बाद ही इनकी माता की डेथ हो गई थी, और इनका जो लालन पालन है वो प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। और जब बुद्ध संघों की शुरुआत हुई, तो जब इन्होंने महिलाओं के लिए बुद्ध संघ को वैशाली में शुरू किया था, तो पहली महिला गौतमी पुत्र ही थी, प्रजापति गौतमी ही थी जो महिला के तौर पर शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी थी, दूसरी आम्रपाली थी, ठीक है, याद रखना। 68वें नंबर का सवाल यह रहा आपके सामने, 68। वैदिक काल में विद्वान निम्नलिखित ऋषियों संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कौन से ऐसे ऋषि हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, फटाफट बताओ। देखो अगर मैं ऋषि भारद्वाज की बात करूं, ये प्रयागराज से हैं, प्रयागराज से है ऋषि भारद्वाज, प्रयागराज से ऋषि भारद्वाज है। अगर मैं बात करूं अत्रि जो है, ऋषि अत्रि जो आपको देखने को मिल रहा है, पूछा जा सकता है ऋषि अत्रि चित्रकूट से हैं, ऋषि अत्रि कहां से? चित्रकूट से हैं, चित्रकूट से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। पार्श्वनाथ जो है, यार पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन बता रहा है?
बेटा पार्श्वनाथ तो खुद वाराणसी से हैं, 23वें तीर्थंकर हैं, वाराणसी से हैं बच्चे, वाराणसी से हैं, 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन, तीर्थंकर ऑफ जैन, तीर्थंकर ऑफ जैन है ये। लेकिन बचे हैं क्या, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है याज्ञवल्क्य। अगर मैं बात बताऊं, याज्ञवल्क्य जो है यह योग पुरुष हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुष यही है, याज्ञवल्क्य ही है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य और जो गार्गी का संवाद आपको देखने को मिलता है वो हमारे उपनिषद में देखने को मिलता है, ब्रह्मदारण्य उपनिषद में होगा, ब्रह्मदारण्य उपनिषद में होगा, ब्रह्मदारण्य उपनिषद, उपनिषद में इनके संवाद है, उपनिषद में इनके संवाद है, संवाद आपको देखने को मिलते हैं, ब्रह्मदारण्य उपनिषद में इनके संवाद हैं, इनके प्रीचेस आपको देखने को मिलते हैं। यह गुजरात से रिलेट करते हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य जी कहां से रिलेट करते हैं, गुजरात से रिलेट करते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं, तो कौन से ऋषि भारद्वाज की बात करते हैं जो प्रयागराज में वैदिक एज में थे। लीजिए 69वें नंबर का सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जहां ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसको ट्रैफिक पार्क के तौर पर जाना जा रहा है, यह कहां खोला जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए, फटाफट से बताओ। प्रयागराज से कौन कौन है यहाँ बच्चा, काफी बच्चे हैं प्रयागराज से, ओके। धोबीघाट चौराहे का नाम सुना है, धोबीघाट चौराहे का नाम, वो प्रयागराज में ही है, वहीं आपका पहला ट्रैफिक पार्क है, यही है आपका धोबीघाट चौराहा, धोबीघाट चौराहा, धोबीघाट चौराहा, धोबीघाट चौराहा आपको देखने को मिला, धोबीघाट चौराहा आपको देखने को मिला, यहीं पर आपको ट्रैफिक पार्क देखने को मिल जाएगा, यहीं आपको ट्रैफिक पार्क देखने को मिलेगा धोबीघाट चौराहे पर, ठीक। 70वें नंबर का सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है। जो विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना है, विंध्याचल के डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं, तो वह कहां से उसके बारे में नींव रखी जाएगी, फटाफट से बताइए। विंध्याचल कॉरिडोर सर तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए इसको किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा की बेहतर काम के लिए इसको किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा में बेहतर सुधार के लिए किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा में बेहतर सुधार, में बेहतर सुधार के लिए यह किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा में बेहतर सुधार के लिए यह किया जा रहा है। और करेक्ट आंसर आपका होगा मिर्जापुर, करेक्ट आंसर आपका होगा मिर्जापुर, मिर्जापुर में विंध्याचल के लिए चीजें चल रही हैं। 71वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताओ। देखो अगर हम बात करते हैं गोरखपुर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 1355 मीटर है, 1355 मीटर है, जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इसको बनाती है, इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाती है, 1355 आपको देखने को मिल जाएगी इसकी लेंथ है। लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा भारत में कौन सा है सर, हुबली जंक्शन है 1507, वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएगा, वर्तमान में लॉन्गेस्ट कौन सा है, वर्तमान में भारत में लॉन्गेस्ट कौन सा है, भारत में लॉन्गेस्ट आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, भारत में लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट आपका है हुबली, आपका हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे है, और ये कितना बड़ा है सब 1507 मीटर लंबा आपका है हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए अब कर्नाटक का हो चुका 1507 मीटर। 72वें नंबर का सवाल है, बताइए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर NH2 से नहीं जुड़ा हुआ है। NH2 आपको देखने को मिलता है, पूछा है कि NH2 से कौन सा शहर नहीं जुड़ा है, NH2 से कौन सा शहर नहीं जुड़ा है, फटाफट बताइए। सर NH2 का पुराना नाम NH19 था, जहां तक मुझे याद है, इसका पुराना नाम था NH19, पुराना नाम इसका क्या है, NH19 है। यूपी के अंदर सबसे बड़ा यही है, यूपी में सबसे बड़ा यही है, यूपी में सबसे बड़ा यही है, यूपी में सबसे बड़ा यही है, यही नेशनल हाईवे यूपी में सबसे बड़ा है, 655.7 किलोमीटर इसके डिस्टेंस यूपी में है।
यूपी में इसकी डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में इसकी जो डिस्टेंस है, उत्तर प्रदेश में जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 655.6 किलोमीटर है। अब मैं बात करता हूं कि कौन सा इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी को यहां देखकर, यार हद होती है कोई। आगरा, इटावा, वाराणसी, कानपुर चारों सही है, विकल्प ही नहीं है कोई, चारों ही ऑप्शन सही है बेटा, चारों ही सही है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना, चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, चारों ही ऑप्शन इसमें सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, हाँ भाई, जो मैंने 30 डे सीरीज चलाई है उसमें आप रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है 73वें नंबर का, बताएं अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन पे ये कह सकते हैं कि सर ये ऐसा सवाल 2021 की करंट अफेयर का क्यों पूछा गया है। देखो, अगर हम बात करें, यह इस वजह से पूछा गया है क्योंकि यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये घटनाएं बार बार आपकी आती रही हैं, ये घटनाएं आपकी बार बार आती रही हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसमें समझना, लैंड कराने वाली पहला उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, करेक्ट है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्या इसमें, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट देखने को मिलते हैं। देखो यार, अभी तो खैर मामला चेंज हो चुका है, वैसे कुशीनगर जो था वो थर्ड था ना कि फोर्थ, थर्ड था तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, थर्ड था ना कि फोर्थ, बेटा थर्ड है ना कि फोर्थ, थोड़ा सा समझो। ठीक है, कुशीनगर तीसरा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। इससे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां देखने को मिलता है, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर। मैंने दोबारा बता रहा हूं, आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं सर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर, वर्तमान में 5 है। ठीक है, जो जेवर एयरपोर्ट है वो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। 74वें नंबर का सवाल है, चिकनकारी का एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुई है। चिकनकारी, जिसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, उसके बारे में बताइए, एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, यह आपको किस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, चलो देखो, जो चिकनकारी है, चिकन शब्द जो है यह फारसी से लिया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर चिकने से होता है, जिसका मतलब यहाँ चिकने से होता है, उसमें समझिएगा। चिकनकारी का मतलब होता है जिसका अर्थ है चिकने होने से, तो एकदम सपाट चिकना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर मैं चर्चा करता हूँ, कढ़ाई शैली से है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से होती है, याद रखना वो है लखनऊ। लखनऊ से इसकी उत्पत्ति आपको देखने को मिल जाएगी, लखनऊ से इसकी उत्पत्ति आपको देखने को मिल जाएगी, याद रखना रजत कुमार। 75वें नंबर का सवाल ये रहा, पूछा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। यूपी में चलती है कुश्ती, इसके बारे में चर्चा की जा रही है, इसको क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ। देखो, दूध दही के खाने का यो मानस मारे यहाँ के गामा का। ठीक है, तो याद रखना ये है आपका कुश्तिया पहलवानी ही कहा जाता है, कुश्तिया पहलवानी ही कहा जाता है। यूपी का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, हॉकी है। यूपी का स्टेट स्पोर्ट कौन सा, हॉकी है। स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ यूपी, स्पोर्ट्स ऑफ यूपी दैट इज हॉकी, आपको देखने को मिलेगा। भाई क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप ही के लिए सारा मेहनत हो रही है, तो आप सबसे मैं लाइक की तो उम्मीद कर ही सकता हूं। 76वें नंबर का सवाल, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन मार्क का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है। तो जो पागल बाबा मंदिर है वो आपको कहां देखने को मिलता है, एक दूसरे का कोई मजाक नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, जो पागल बाबा मंदिर है यह आपको कहां देखने को मिलता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में अगर पागल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, वृंदावन में देखने को मिलता है। ऐसे इसको याद रखने का तरीका है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में दीवाने हैं, तो वृंदावन में देखने को मिलता है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बुद्धिमती और मैं क्यों पागल बाबा। तो पता लगता है कि यह आपको वृंदावन में ही देखने को मिलता है, और इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, 77वें नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलता है। नैमिषारण्य
आपको कहां देखने को मिलेगा? नैमिषारण्य आपको कहां देखने को मिलता है? फटाफट बताओ बगैर परेशानी के। इसको नैमिषारण्य नाम क्यों दिया गया? यार दिक्कत ये है कि यहाँ 88,000 ऋषियों ने एक बार में तपस्या की थी। 88,000 ऋषियों ने एक बार में तपस्या की है। 88,000 ऋषियों की एक बार में तपस्या है। ऋषियों द्वारा एक बार में तपस्या की गई। ऋषियों द्वारा एक बार में तपस्या की गई। एक बार में तपस्या की जाती है। ऋषियों द्वारा एक बार में तपस्या की गई है। इसी वजह से नैमिषारण्य बड़ा फेमस हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? सर ये सीतापुर में देखने को मिलता है और ये लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएगा ये नैमिषारण्य। ठीक है, सीतापुर में देखने को मिलता है। राम राम भैया। आगे बढ़िए, 78वें नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ताजमहल इज एट आगरा। 79वें नंबर का सवाल है, कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्ष में किन चार तीर्थों पे लगता है? मुझे ये बताइए कि यह कुंभ मेला स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कुंभ कितने ड्यूरेशन पर होता है? अक्षय कुंभ कितने ड्यूरेशन पर होता है? अक्षय कुंभ के बारे में पूछ रहा हूं। अक्षय कुंभ, इसमें ये बताओ कब होता है और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? कितने समय के बाद, अंतराल कितना होता है और अक्षय कुंभ कब होता है? इसका करेक्ट आंसर है बच्चे प्रयागराज, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। परफेक्ट आंसर होगा। 4 स्थानों पर होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जब अमृत निकला तो उसको भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर उस अमृत को अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर राक्षसों के हाथ लग जाता तो वो सब अमर हो जाते। वो लेकर उसको जा रहे थे, उड़ रहे थे। तो जब जैसे जैसे ड्रॉप जहां जहां गिरी, जैसे 4 ड्रॉप गिरी थी, तो 4 ड्रॉप गिरने की वजह से कहा जाता है कि 4 स्थानों पर आपका यह जो है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आपको देखने को मिलेगा कि भैया यह हुआ है, यह आपका हुआ है। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं कि यह स्टार्ट कहां पर हुआ था? कुंभ मेला हिंदू का सबसे बड़ा, यह स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? सर यह किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, इसको शुरू किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा इसको शुरू किया गया। हर्षवर्धन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट आता है कि अक्षय कुंभ जो आपको देखने को मिलता है, अक्षय कुंभ जो आपको देखने को मिलता है, यह 2 वर्ष के अंतराल पर आपको देखने को मिलता है और यह आपको देखने को मिलता है मकर संक्रांति पर देखने को मिलता है। संक्रांति पर आपको देखने को मिलता है। 2 वर्ष के अंतराल पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो शायद ये अब तो परियर होने लगा है। आगे हम बात करते हैं 80वें नंबर का सवाल। भातखंडे संगीत यूनिवर्सिटी जो है, भतखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी जो है, भतखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी जो है विवेक यादव, निम्नलिखित में से किस शहर में है? जो भतखंडे यूनिवर्सिटी है यह आपको कहां देखने को मिल जाएगी? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, यह आपको कहां देखने को मिलती है? इसकी स्थापना होती है 1926 में। 1926 में देखने को मिलती है लखनऊ में है। 1926 में देखने को मिलती है लखनऊ में है। 81वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां आयोजित है? कथक बड़ा फेमस है। अगर मैं आपसे पूछूं रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराना जो है, घराना कहां पर है? रायगढ़ घराना कहां पर है? इसकी लोकेशन क्या है? कहां पर यह देखने को मिलता है? तो बताएं जरा कि रायगढ़ घराना कहां पर है। चर्चा करें रायगढ़ घराने के बारे में, यह आपको कहां देखने को मिलता है? फटाफट बताओ। देखो अगर मैं बात करूं, ये भी लखनऊ में ही है, ये भी लखनऊ में ही है। रायगढ़ घराना कथक से रिलेट करता है। पूछा जा सकता है कि कहां पर है। पूछा ये भी जा सकता है कि भैया यह किस लिए है। बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, ये सब के सब जितने भी महाराज हैं ये सब कथक से आपके रिलेटेड हैं। और रायगढ़ घराना दैट इज अ छत्तीसगढ़ और रिलेट इसी से करेगा, छत्तीसगढ़ में है बालम। 82वां सवाल है, गुरु पूर्णिमा पर्व। 82वां सवाल है, गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा किसके लिए मनाई जाती है बताइए? गुरु पूर्णिमा भगवान गुरु पूर्णिमा के लिए मनाई जाती है, तो जो गुरु पूर्णिमा है वो किसके लिए मनाई जाती है? इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलो इनके द्वारा एक बहुत बेहतरीन ग्रंथ भी लिखा गया है बताइए। इनके द्वारा एक बहुत बढ़िया ग्रंथ भी लिखा गया। देखो अगर मैं बात करता हूं, ये महर्षि व्यास के लिए है। ये किसके लिए? सर महर्षि व्यास के लिए है गुरु पूर्णिमा। नहीं व्यास के लिए ना भाई।
व्यास के लिए थे ना, महर्षि वाल्मीकि के लिए नहीं है। वाल्मीकि जयंती अलग होती है। अबे वाल्मीकि जयंती अलग होती है, गुरु पूर्णिमा व्यास जी के लिए है। हाँ, अबे वाल्मीकि जयंती अलग नहीं सुनी क्या आपने कभी कि वाल्मीकि जयंती है? ध्यान रखा करो। महर्षि व्यास वो हैं जिन्होंने महाभारत लिखी है। महाभारत जब लिखी गई थी तो उसमें शुरुआत में 8,000 श्लोक थे और वर्तमान में 2 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 83वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के लिए एक स्थान है जो बड़ा फेमस रहा है। वो कौन सा स्थान है जो दोनों के लिए ही आपका फेमस हो जाएगा? फटाफट इनके बारे में बताएंगे कौन सा है। ठीक है, चलो देखो, याद रखना जो कौशाम्बी है, ठीक है, चलो कौशाम्बी आपको देखने को मिलता है। कौशाम्बी ये दोनों के लिए फेमस है। या जैन जैन आपके प्रीचेस भी आपको देखने को मिले हैं, प्रीचेस भी आपको देखने को मिलते हैं, और बुद्ध प्रीचेस भी आपको देखने को मिले हैं, प्रीचेस भी आपको देखने को मिले। तो दोनों के ही प्रीचेस जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। कुशीनगर आप नहीं याद रख सकते भाई, कुशीनगर चलो ठीक है, कुशीनगर को याद रखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए, कुशीनगर के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। ये भी ऐसा ही है भैया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 84वें नंबर का सवाल है। गिरिजा कुमारी जो है ये ठुमरी गायिका है, कहां से है? गिरिजा देवी है, सॉरी, यह ठुमरी गायिका है, किस शहर से देखने को मिलेंगी? किस शहर से आपको ये देखने को मिलेंगी गिरिजा देवी? फटाफट बताओ। 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। गिरिजा जी की डेथ कब हुई है? 2017 में कलकत्ता में डेथ हुई है। डेथ एट कोलकाता, डेथ एट कोलकाता, डेथ एट कोलकाता में देखने को मिली है। कोलकाता में इनकी डेथ आपको देखने को मिलती है। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिलेट कहां से करेंगे? वाराणसी से रिलेट करेंगे गिरिजा देवी। गिरिजा देवी वाराणसी से आपकी रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो चैती वगैरह बहुत सारे लोग हैं। नहीं, दैट इज नॉट वाराणसी, दैट इज वाराणसी। 85वें नंबर का सवाल है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? घराना बता दीजिए। मैंने बताया वाराणसी से है, तो क्या वाराणसी में आपको कोई घराना देखने को मिलेगा? क्या वाराणसी में आपको कोई घराना देखने को मिलेगा? कमाल की बात है, बनारस घराने से है। बनारस घराने से है, बनारस घराना, वाराणसी कोई घराना नहीं है, दैट इज बनारस घराना। बनारस घराना आपको देखने को मिल जाएगा, घराना देखने को मिल जाएगा, बनारस घराना देखने को मिल जाएगा। 86वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश में बिरहा, टप्पा, कव्वाली या धामर? अब मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक गान है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है? बताइए। जो फोकलोर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है वो कौन सा है? बताओ। सर उत्तर प्रदेश में आपने बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि एक बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो सर ये हिंदुस्तानी शैली है धमार। हिंदुस्तानी शैली है धमार जो ध्रुपद से रिलेट करती है। दिस इज हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी म्यूजिक की शैली है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में आती है ये आपकी, और ये ध्रुपद से रिलेट करती है। रिलेट टू ध्रुपद, रिलेट किससे करती है? ध्रुपद से रिलेट करती है, ध्रुपद से रिलेट करती है। ठीक है, याद रखना, रिलेट किससे करती है? ध्रुपद से रिलेट करती है। बिरहा आपको जो देखने को मिलते हैं, बिरहा, बिरहा फेमस है, ये यूपी के लिए फेमस है। टप्पा भी आपके डायरेक्टली रिलेट करती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। कव्वाली जो है पर्शियन है, कव्वाली यहां से नहीं है। कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक स्वरूप है, सूफी भक्ति संदीप का एक स्वरूप है। सूफी भक्ति में आपको देखने को मिलती है, सूफी भक्ति में देखने को मिलती है। अच्छा, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है कितने प्रकार का है? ठीक है, रस तरंग वगैरह कुल मिला के कितने प्रकार का आपको देखने को मिलेगा? इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। ठीक है, 10 प्रकार का आपको देखने को मिलता है, याद रखना। कितने प्रकार का देखने को मिलता है? 10 प्रकार का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बढ़िया। मैंने बताया 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया। सिंपली दिख रहा है आपको, एक डांस दिख रहा होगा जो यूपी में नहीं होता। सिंपली एक डांस आपको देखना होगा जो यूपी के अंदर नहीं होता। फटाफट बताओ।
देखो मैंने बताया मरगिया, मुरिया को छोड़ो, मरगिया की बात करते हैं। मरगिया जैसा नहीं लग रहा तुम्हें? अगर 36 लोग मिलके तुम्हें पीटे, अगर 36 लोग मिलके तुम्हें पीटे तो आपको देखने को मिल गया मर गया। तो मर गया आपको देखने को मिल जाएगा। 36 लोग मिलकर अगर पीटते हैं तो आपको मर गया देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी मुरिया। एक पीछे एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि ये उस वाली बुक के एक सवाल है। भैया थोड़ी बुद्धि का विकास तुम्हारा होगा क्या, मुझे ये बताओ। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उस किताब ने ट्रेडमार्क करा रखा है इसका। अजीब बात है, कैसे कैसे लोग हैं, आते कहां से हैं ये लोग। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई सारी किताबों में तो सेम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, करेक्ट आंसर है मुरिया इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा मुरिया। बाकी जो दादरा चरकुला और कर्मा है, कर्मा होता झारखंड में भी है लेकिन यूपी में भी कुछ हिस्से में होता है, लेकिन मुरिया स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। स्पेशली छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। अनुपम क्लास में आ चुका है, कव्वाली से लौटकर आ गया, डायरेक्टर ने क्लास ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। 88वां सवाल बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक गीत कौन सा देखने को मिलती है। सर लोकगीत जो आपको देखने को मिलता है इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में आपकी बात करते हैं, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। कौन सा एक सुप्रसिद्ध गीत है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। विवेक यादव कह रहा है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा कजरी कजरी कजरारे कजरारे बोलकर। ठीक है, आप समझ लीजिएगा काले काले नैना वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में यह गाया जाता है। कहां? वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिलेगा, रेनी सीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। रेनी सीजन में देखने को मिल जाएगा, वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिल जाएगा। और करेक्ट आंसर आपका यही है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा। प्रेम विरह को दर्शाता है और बनारस का एक विशेष रूप, बनारस में स्पेशल कजरी भी किया जाता है। बनारस में स्पेशल कजरी भी होता है। बनारस का कजरी फेमस है, बनारस का फेमस है कजरी। बनारस का जो कजरी है वो बड़ा फेमस है, रेनी सीजन में होता है। 89वें नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल संकृत्यान का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था। राहुल संकृत्यान की एक कृति आती है लहासा की ओर, मैंने पढ़ रखी है। लहासा की ओर इनकी किताब आती है, लहासा की ओर, लहासा की ओर इनकी किताब आती है। बड़ी अच्छी किताब है, यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यान का, यात्रा वृत्तांत देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। और इनका जन्म वहां से हुआ था जहां गुंडे हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, याद रखना। इनको महापंडित की उपाधि दी जाती है। एक बहुभाषाविद थे, पॉलीलिंग्विस्ट थे। पॉलीलिंग्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ये पॉलीलिंग्विस्ट हैं। और इनके बारे में एक चीज और याद रखना कि ना केवल पॉलीलिंग्विस्ट हैं ये आपके, लेकिन इनके बारे में ये भी याद रखना एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया है और इनको महापंडित की उपाधि भी दी गई है। महापंडित से मुझे एक बात याद आ जाती है, पता नहीं क्यों यार। कुछ चीजें हैं जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री मेरे खून में दौड़ती है। पॉलिटी है, पॉलिटी मेरी नसों में चलती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो केदार था। हाँ, केदारनाथ पांडे इनका एग्जैक्ट नाम था, केदारनाथ पांडे इनका नाम था। और ये आजमगढ़ में पैदा हुए थे, आजमगढ़ में पैदा हुए थे। महापंडित इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि राहुल इनका नाम, राहुल जी का सही नाम केदारनाथ पांडे था। याद रखेंगे परफेक्टली। दूसरा मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें जैसे मुझे याद आ गया महापंडित से, एक ब्राह्मण की उपाधि किसको मिली है। एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसके पास है। एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसको मिली है। विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि, विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसको मिली है। विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसको मिली है। विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसको मिली है। एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण की उपाधि किसको मिलती है, इसके बारे में बताइए। एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण, दोनों के बारे में याद रखना। एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण, ये जो उपाधि मिली है ये किसको मिली। सर एक ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण की जो उपाधि है ये वास्तविकता में मिलती है गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जो सातवाहन डायनेस्टी से था। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को मिलती है, गौतमीपुत्र को मिलती है, गौतमीपुत्र को मिलती है जो सातवाहन डायनेस्टी से था। 90वां सवाल बताओ, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। पोइट जागरिक आल्हा, जो जागरिक कवि हैं उन्होंने आल्हा चरित्र लिखी है। कवि विद्याधर ने चंद्रकांता, लाल वर्मा ने मृगनयनी और मैथिली शरण ने साकेत लिखी है। मैथिली शरण के द्वारा साकेत लिखी गई है, इसके बारे में बताइए सही प्रकार से कौन सा सही है। ठीक है, फटाफट बताओ।
देखो जहां तक मुझे याद है पहला सही है, विद्याधर ने एकावली लिखी है ना कि चंद्रकांता। विद्याधर ने लिखी है एकावली ना कि चंद्रकांता, इनके द्वारा एकावली लिखी गई है, एकावली ना कि चंद्रकांता। चंद्रकांता को ये नहीं लिखते, चंद्रकांता को ये नहीं लिखते। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है, देवकी नंदन ने लिखी है, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री ने इसको लिखा है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बी, क्योंकि बेमेल पूछा है। 91वें नंबर का सवाल है, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? शतरंज के प्यादे, इसके लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी, प्लेयर्स ऑफ द शतरंज या चेस, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, चलो। माधुरी पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुई है। 1924 में माधुरी पत्रिका में आती है ये, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित होती है। 1924 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित होती है। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, शतरंज के खिलाड़ी। गोदान इन्होंने लिखी है, रंगभूमि इन्होंने लिखी है, रंगभूमि इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने लिखी है, और इसके ऊपर सत्यजीत रे ने पिक्चर भी बनाई है। सत्यजीत रे ने इसके ऊपर पिक्चर भी बनाई है, इन्होंने, सत्यजीत रे ऑल्सो मेक मूवी ऑन इट। सत्यजीत रे ने पिक्चर भी बनाई है, रे जो है उन्होंने मूवी भी बनाई है इसके ऊपर, मूवी भी सत्यजीत रे ने बनाई है। करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद आपको देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट है। ठीक है, गबन, गबन लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, गबन, गोदान, ठीक है, रंगभूमि, रंगमंच। 92वां सवाल है, बताइए। 92वां सवाल के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उल्लेखित लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद कामायनी, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, महादेवी वर्मा गोदान, या मैथिली शरण गुप्त साकेत। देखो महादेवी वर्मा ने गोदान नहीं लिखी है, इन्होंने यम लिखी है। लेकिन जो गोदान है वो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी है, प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। ये जो गोदान मूवी राइटिंग है, महादेवी वर्मा के द्वारा यम लिखी गई है, यम, महादेवी वर्मा ने यम लिखी है। ठीक है, याद रखिए, महादेवी इन्होंने यम लिखी है, कामायनी लिखी है। ठीक है, याद रखना। नहीं नहीं, कामायनी तो लिखे, यम नहीं लिखे इन्होंने, यम नहीं, कामायनी ही है इनकी किताब है, कामायनी, कामायनी, कामायनी इन्हीं की किताब है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। 93वां सवाल बताइए। प्रसिद्ध कवि जायसी के द्वारा लिखित है। जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। 1540 और 45 के मध्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी जाती है। इन्होंने न केवल पद्मावत बल्कि अखरावट भी लिखी है, अखरावट भी लिखी है, आखिरी सलाम भी लिखी है। आखिरी सलाम भी इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है, आखिरी सलाम भी इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करूं तो यह आपकी कालिदास जी के द्वारा लिखी जाती है, कालिदास के द्वारा लिखी जाती है। और जो मेघदूत है वो भी कालिदास के द्वारा ही लिखी जाती है, कालिदास भी इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी जाती है। सॉरी 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 यार, मेरा हिंदी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, यमा ही है इनकी, जो सही बताई थी मैंने, यामा, यमा इनकी ही है। वो कामायनी है रविशंकर जी की, लिखा भी हुआ है कामायनी। आई एम सॉरी, मैंने देखा भी नहीं कामायनी इनकी, इसके लिए बहुत सिली मिस्टेक थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बेवकूफों वाली हरकत थी मेरी ये, मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती करी, ये नहीं करनी चाहिए थी। देखो जयशंकर प्रसाद ही लिखते हैं कामिनी। यार सुबह से मेरी क्लास चल रही है, सुबह 8 बजे से क्लास चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ना, थोड़ा बहुत रेशन सा हो गया है एकदम से, समझ रहे हो, मैटर हो गया थोड़ा। 1-2 मिनट में लेवल में आऊंगा थोड़ा सा। 92 के बाद लिखेंगे 93, मैंने बता दिया। 94वें सवाल की बात, अच्छा यहाँ मैं समझा ही रहा था। मेघदूत तो मैंने बता दी है, कालिदास जी की। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ यामा लिखा है। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास, विनय पत्रिका भाई तुलसीदास, तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। देवेश 94 नंबर के सवाल की बात करते हैं। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? जो ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश है वो कृषि के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो लोगों को बताती है।
लोगों को बताती है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है सर यह कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है और कब से यह स्टार्ट हुआ है, कब से यह स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बताना। बताइए फटाफट से बताऊं। नहीं, आसान है, आसान है, आसान है। आखिरी कलाम, नहीं आखिरी सलाम अखरावट। अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, यह है आपकी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन रिपोर्ट। यह 2017 से प्रकाशित हो रही है, 2017 से निरंतर प्रकाशित हो रही है, निरंतर प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, निरंतर प्रकाशित हो रही है। 94 का सवाल था। 95 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन है? हिंदुस्तान के संपादक आपको कौन देखने को मिले हैं, बताइए। ठीक है अनुपम, अनुपम की बात करते हैं, आगे बताइए। हिंदुस्तान के संस्थापक कौन है? काफी फेमस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक किताब लिखी जाती है जो है अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, चलो अंधेर नगरी चौपट राजा आपको देखने को मिलती है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट राजा। ये काफी मजबूत है, ठीक है, काफी अच्छी किताब है, ठीक है, बड़ा बढ़िया मजा आता है इसको पढ़ने में। ये मदन मोहन मालवीय जी की किताब है जो 1887 से प्रकाशित हो रही है और हिंदुस्तान उसका नाम था। हिंदुस्तान के संपादक आपके मदन मोहन मालवीय हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी यही हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं, क्या होगा लीजिए। 96 नंबर का सवाल है, आपसे पूछा गया है कि लेखकों और उनकी कृति रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास अष्टसूर के द्वारा नहीं लिखी गई, महादेवी वर्मा के द्वारा शरणदा लिखी गई है, सही है। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक, ठीक है, तिलोत्तमा मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा, ये तीनों सही है, लेकिन सूरदास जो है वो अष्टसूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। सूरदास के द्वारा जो अष्टसूर है वो नहीं लिखी गई है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। इनकी सूर सागर, सूर सुरावली यह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 96 के बाद 97 देखने को मिलते हैं। हमारा जो राष्ट्र कवि कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे जिनके द्वारा लिखी गई है रश्मिरथी, ठीक है, रश्मिरथी जिनके द्वारा लिखी गई उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। हमारे राष्ट्र कवि उन्हीं को कहा जाता है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन देखने को मिलेंगे? किस्सा राधा कन्हैया के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया किसके लेखक आपके कौन देखने को मिलते हैं? नवाब वाजिद अली शाह देखने को मिलते हैं, वाजिद अली शाह देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 98 नंबर का सवाल। 98 नंबर के सवाल के बारे में बात करते हैं। अच्छा खासा सवाल है, मैच द फॉलोइंग का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन लिखेंगे ये तो, ठीक है, नागार्जुन लिखेंगे। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव की बात करते हैं, एवं मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, उपनाम पूछे गए हैं, उपनाम पूछे गए, ठीक है, उपनाम पूछे गए, उपनाम के बारे में आपको बताना है क्या कुछ कैसे आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ये तो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मा, ये होंगे फिराक गोखपुरी, और जो वैद्यनाथ मिश्र होंगे वो होंगे नागार्जुन। अब आप देख लेना भाई, इस हिसाब से मैच होगा। हाँ हाँ बच्चे, मुझे लगा कि रचनाओं की व्याख्या की जा रही है। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, हाँ जी। त्रिपाठी का निराला हुआ, हाँ मैंने देख लिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय इनको कहा जाता है। फिराक गोखपुरी आपको रघुपति सहाय हैं, और जो नागार्जुन आपको देखने को मिलते हैं वो वैद्यनाथ मिश्र हैं। साइड तो हटो ले भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पवित्रता कल्याण प्रकाशित होता है, कल्याण प्रकाशित किया जाता है, ये कहां से कल्याण प्रकाशित होता है? जैसे गोरखपुर प्रेस आपको देखने को मिलते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से होती है, ऐसे ही आपका ये सवाल भी पूछा जा रहा है कहां से प्रकाशित होता है? सर, ये गीता प्रेस गोरखपुर ही इसको प्रकाशित करती है। जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है वही इसको प्रकाशित करती है, गीता प्रेस गोरखपुर ही इसको प्रकाशित करती है। तो जो गीता प्रेस गोरखपुर है वही इसको प्रकाशित करती है। 99 नंबर का सवाल है, गीता प्रेस गोरखपुर इसको प्रकाशित करती है।
गीता प्रेस गोरखपुर इसको प्रकाशित करती है। गीता प्रेस जो है गोरखपुर से वही इसको प्रकाशित करती है, इसके बारे में भी याद रखना। यार सबके सब लाइक करो, एक तरफा लाइक होना चाहिए। अब गीता प्रेस गोरखपुर इसको प्रकाशित करती है। 100वें नंबर का सवाल है डॉक्टर भीमराव 100वें नंबर का सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किस जिले में है? कई बार स्टेडियम का भी आता है, यूनिवर्सिटी का भी आता है कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल खेल स्टेडियम या आपको कहां देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। सर इसके बारे में करेक्ट आंसर होगा, यह देखने को मिलता है आपका अयोध्या में। अयोध्या के पास ही आपको अंबेडकर नगर भी देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको अयोध्या ही होगा। अंबेडकर नगर भी नियर बाई है, भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी वहीं पर है, तो डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 101वें नंबर का सवाल। बताएं फटाफट से 101वें नंबर का सवाल। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मथुरा के वृंदावन में साविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। ओके, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2024 में 1 तारीख को किया गया था। 2 फैक्ट आपके सामने दिए गए हैं, क्या ये दोनों फैक्ट सही हैं या नहीं है? फटाफट बताओ। उद्देश्य था कि 100 आपके सैनिक स्कूल खोले जाने हैं, 100 आपके सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। और कमाल की बात है कि सैनिकों के मामले में हम देखते हैं कि इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने नहीं किया, यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ओनली पहला आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष आपको देखने को मिलती है? 102वें नंबर का सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की जाती है, किस वर्ष में हुई है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखना। करेक्ट बात करते हैं, एएमयू की स्थापना 1875 में होती है, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की तरह, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की तरह होती है, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की तरह। लेकिन ये 1920 में जाकर क्या बनती है? 1920 में जाकर ये क्या बन जाती है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। ये सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको किया गया है। 103वें नंबर का सवाल है, 103वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञ संस्थाओं के लिए जाना जाता है? मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदी के लिए अलग और संस्कृत के लिए अलग, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कहां कहां देखने को मिलते हैं? फटाफट बताओ। सर ये वाराणसी में भी और लखनऊ में भी है, पहले वाराणसी में थे लेकिन अब दोनों जगह हो चुके हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे। 104 बताएं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको कहां देखने को मिलता है? बड़ा मीठा हो जाएगा यहाँ पर, है जो मैं कह रहा था ना, रश्मि रथी जो किताब है, ठीक है, जो बड़ी फेमस किताब है, और उसके अंदर ना कर्ण का संवाद है कि कर्ण की दृष्टिकोण से अगर हम महाभारत को देखते हैं तो कैसे देखेंगे। अज्ञेय भाई ने लिखी थी कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय की किताब है, वो छोड़ो। तो उसमें कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास से वापस आते हैं और वह अपना हिस्सा मांगते हैं कौरवों से, तो डायरेक्टली वो हिस्सा मांगने नहीं जाते, वो भगवान श्री कृष्ण को भेजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर कौरवों से पूछते हैं कि हाँ भाई उनको आप हिस्सा दे दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की कहेंगे, ठीक है। तो वो कहने का एक तरीका है, वो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, ये डायलॉग हुआ। इसके बाद वो वहां पहुंचते कहते हैं, हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, ठीक है, हम वही प्रेम से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आसी समाज का ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नास मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नास मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये काफी फेमस है, जब आपको लगे कि दिक्कतें चल रही हैं जीवन में तो इसको गा के आप चीजों को अलग लेवल पे ले जाया करो। मैंने पूछा है कि आपसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो आपको देखने को मिलता है या कहाँ आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। सर 1936 में स्थापित होता है, कानपुर में देखने को मिलता है।
1936 में स्थापित होता है। ये यहाँ देखने को मिलता है कानपुर में। लखनऊ में आपको देखने को मिलता है नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको देखने को मिलता है एनडीआरआई, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है आपका जो है औषधि 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 का जो आपको देखने को मिलता है ना, औषधि संस्थान जो है आपका, वो आपको देखने को मिलता है औषधि संस्थान लखनऊ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। गन्ना अनुसंधान भी आपका इधर ही देखने को मिल जाएगा। गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको यही देखने को मिलता है। इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 105वें नंबर का सवाल है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलती है? राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी कहां पर है? ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में काबुल में इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी। काबुल में इन्होंने सरकार बनाई थी, अस्थायी सरकार इनके द्वारा बनाई गई थी। अस्थायी सरकार इन्होंने काबुल में बनाई थी। अस्थायी सरकार कहां बनाई थी? काबुल में इनके द्वारा बनाई गई थी। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये हमें दहेज में भी मिले थे। ठीक, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, कद और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। अनुपम, मुझे पूरी याद है बाबू। यहाँ पे समझिए, जो ये विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, ये राजा महेंद्र प्रताप वो हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफी फेमस रहे हैं, आंदोलन में फेमस रहे हैं, प्रचलित थे बहुत अधिक। और ये वो हैं जिन्होंने जर्मनी से, ईरान से सहायता मांगी थी ताकि वह इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। 106वें नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर होगा? जो पहला, वेयर विल बी द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी लोकेटेड? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर होगा, इसके बारे में बताइए। तो यूपी का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है, इसके बारे में चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, फटाफट बताएं। सर, यह आपको मेरठ में देखने को मिल जाएगी, पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में देखने को मिलेगा। पहले जो है डॉग्स के लिए आपका जो पहला क्लिनिक है, पहला डॉग क्लिनिक भी आपका मेरठ में ही है, पहला डॉग क्लिनिक भी मेरठ में ही है। और जो आपका स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो भी मेरठ में, डॉग क्लिनिक मेरठ में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में, दोनों ही मेरठ में देखने को मिलेंगे। 106 के बाद 107वां हम देखते हैं, मदन मोहन मालवीय किस विद्यालय के संस्थापक थे? इन्होंने कौन सा विद्यालय बनाया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। 108वां सवाल, निम्नलिखित में से पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? जो नेशनल आपका लॉ यूनिवर्सिटी रखा गया है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो कहां कहां आपको देखने को मिल जाएगी, फटाफट बताओ कहां कहां देखने को मिल जाएगी। इस सवाल के बारे में बताएंगे बगैर परेशानी के। बेटा ये करेक्ट आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर, प्रयागराज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 109वें सवाल की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग उत्तर प्रदेश के अधिनियम वर्ष से जुड़ा हुआ सम्मिलित नहीं है, बताइए। लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। कई बार मैं इसको पढ़ाता भी हूं और बहुत अलग स्तर पर पढ़ाया भी जाता है मेरे द्वारा, और ये करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये सही है। उत्तर प्रदेश पार्क एंड ओपन स्पेस, ये भी सही है। पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट, ये गलत है, 2011 में आया है ना कि 2004 में, ये 2011 में आता है ना कि 2004 में। ठीक है, याद रखिए, करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है, चलो तो करेक्ट आंसर है आपका सी, यह गलत है, पूछा था सम्मिलित नहीं है। 108वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? जो अपर हाउस यूपी के अंदर है उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। यूपी के अपर हाउस को क्या कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और बताइए। ठीक है, याद रखना। सर, इसको विधान परिषद कहा जाता है। आर्टिकल 169 में इसकी चर्चा की गई है, और इसकी संरचना की चर्चा, इसकी संरचना की जो चर्चा की गई, संरचना वो आर्टिकल 171 में की गई, आर्टिकल 171 में की गई है। 169 या 171 संरचना, संरचना में बताया जाता है कि 100, आपको 100 जो देखने को मिल जाएंगे ना, जो लेजिस्लेटिव परिषद है, विधान परिषद है, काउंसिल है, इसके अंदर 100 सदस्य देखने को मिल जाएंगे। ये केवल 6 ही राज्यों में है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और तेलंगाना। ठीक है, चलो
आगे हम बात करते हैं 109वें नंबर का सवाल है, बताइए हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम ने कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? वार्डों की संख्या किस आर्टिकल में दी गई है, बताइए जरा। वार्डों की संख्या किस आर्टिकल में दी गई है, इसके बारे में बताइए। और सवाल के सही जवाब की हम बात करते हैं, कहां पर किया गया सर? अगर हम बात करते हैं, यह आपको 22 जगह पर 22 वार्डों को घोषित किया गया है। आर्टिकल 243 में वार्डों की घोषणा होती है। वार्ड बनने के लिए 3 लाख से अधिक की पॉपुलेशन चाहिए होती है, तभी यह बन पाती है। 110वां सवाल बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है सर? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन देखने को मिलते हैं विधानसभा के पहले आपके अध्यक्ष हैं। आर्टिकल की चर्चा करूं तो आर्टिकल देखने को मिलता है 178, जो चर्चा करता है इन स्पीकर्स के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, चलो 1937-50 इनका टेन्योर है, 37 से 50 का टेन्योर है। इनको हिंदी के मसीहा भी कहा जाता है। टंडन जी को हिंदी के मसीहा भी कहते हैं, इन्हीं को बोला जाता है हिंदी के मसीहा। हिंदी के मसीहा भी इन्हीं को कहा जाता है। 111वें नंबर का सवाल है, 111 है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे सर? गोविंद वल्लभ पंत हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। इन्हीं के नाम पर सोनभद्र में झील भी बनाई गई है। सोनभद्र में इन्हीं के नाम पर झील भी है, सोनभद्र में इन्हीं के नाम पर लेक भी है। सोनभद्र में इनके नाम पर लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में है। काफी फेमस रही है अपने समय से, आप इसके बारे में याद रखेंगे तगड़े लेवल पर। ठीक है, पहले 37 से लेकर 39 तक रहे थे, और 49 से लेकर 54 तक रहे थे, 49 से लेकर 54 तक रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 112वां, इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? इनमें से किस राज्य में 2014 में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी, बताओ। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें 2014 में कहां पर आपको देखने को मिलती हैं? 2014 हो या कभी की बात हो, कभी की भी बात हो, सर्वाधिक सीटें हमेशा से यूपी में ही रही हैं। सर्वाधिक सीटें हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में रही हैं। मैक्सिमम सीटें हमेशा से ही यूपी में रही। कहा होंगे मैक्सिमम सीटें हमेशा से ही यूपी में रहेंगी। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 112 के बाद 113। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 403 है, अपडेटेड है 403। ठीक है, यहां नहीं है, 403 अपडेटेड है। 114 नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में सीट कितनी? 80 सीटें लोकसभा में आपको देखने को मिल जाएंगी। लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिल जाएंगी। 80 सीटें लोकसभा में है, आपको देखने को मिलता है। 115वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित किया जाता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय है वो किस पर आपको देखने को मिलता है, फटाफट बताओ। इसके लिए चर्चा की गई है आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में चर्चा है सर? 322 आर्टिकल में चर्चा की गई है कि जो भी आपके स्टेट पीएससी होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके वेतन के प्रावधान, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन के प्रावधान आपको 322 में देखने को मिलते हैं। उसके अनुसार यह हमारी संचित निधि पर भारित है, ये हमारी संचित निधि पर भारित है, कंसोलिडेटेड फंड पर यह भारित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने है। ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहा है, सवाल हो चुका 15। 16वें नंबर का सवाल 116, बताएं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है? किस डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता सबसे ज्यादा है, फटाफट बताओ। देखो यूपी की किस डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता सबसे ज्यादा है, दैट इज गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जहां पर रहता है गौतम बुद्ध नगर, ये करेक्ट आएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक बच्ची ऊपर कमेंट कर रही है, सर जी कामायनी तो उनकी रचना है, आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा आगे देख तो लेते वीडियो, सीधा उठ के तुम यहाँ आगे पहले देख तो लेते वीडियो में मैंने किया क्या है वहां पे। थोड़ी तो शर्म करते हैं, लाइव क्लास में कर रहे हो तुम ये हरकत है, ऐसे मत किया करो भाई। मैंने गलती से लिख दिया था, हाँ भैया हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की किताब है, मैंने गलती से कामायनी को लिख दिया कि महादेवी वर्मा जी की है। बाद में मैंने बताया भी कि महादेवी वर्मा जी की यामा है। समझिए, अभी वो वहीं अटक रही है। आगे हम बात करते हैं 116 के बाद 117।
व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के बेसिस पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो कौन सा देखने को मिलता है? यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में बताइए। यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा देखने को मिलता है? बताओ पॉपुलेशन के बेसिस पर। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, गाजियाबाद में नहीं, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 117 नंबर का सवाल, 118 बताइए। 118, उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है? उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है, हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज आपको देखने को मिले तो वो कहां आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ। फटाफट बताइए। सर करेक्ट आंसर आपका होगा, नहीं देखो बात को समझो, सबसे ऊपर है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर, फिर है औरैया, फिर है कानपुर, फिर है औरैया। औरैया तो ये सब हैं आपके, तो करेक्ट आंसर होगा कानपुर, क्योंकि इसके अंदर गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो दूसरा हमें कानपुर के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। औरैया, अरे कानपुर है भाई। सबसे कम तो श्रावस्ती है ना, सबसे कम तो श्रावस्ती देखने को मिलती है सुष्मिता, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। सब मैं सिर्फ बोलता हूं ताकि आपको याद रहे। श्रावस्ती में सबसे कम है, 119 देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य, जिसकी सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है, फटाफट बताओ। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है, फटाफट से बताएंगे इसकी। सर जी हिमाचल प्रदेश की सहारनपुर से टच होती है, सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश की। सहारनपुर से सीमा टच होती है, ये टच करता है सहारनपुर को सबसे कम, सहारनपुर को टच करता है, बहुत हल्का सा टच यह यहां पर कर देता है। इनके बारे में याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। बढ़िया, हिमाचल से टच होती है। 120वें नंबर का सवाल है, बताएंगे हम यहाँ पर। पूछा है कि विच कमर्शियल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर ब्रास यूटेंसिल? ब्रास के लिए मुरादाबाद फेमस है, पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। 121वां पूछा जा रहा है, बताइए व्हाट वाज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इसका नाम ब्रिटिश रूल के समय क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा आपको देखने को मिला है। ये नाम चेंज कब हुआ है? सो 1937 में ये नाम चेंज होकर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया था, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया था। और बाद में आगे चलकर 24 जनवरी 1950 में ये नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? सर ये पूरा नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस के बाद 24 जनवरी को ये उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया। 122वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी भाषा यूज की जाती है। 123 की हम बात करते हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो आपको देखने को मिल जाएगा वह कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताओ। सर ग्रीन पार्क आपको देखने को मिलता है कानपुर में। कानपुर के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है बहुत ज्यादा पुरानी है, और स्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा पुरानी है, आजादी से पहले 1945 में आपको देखने को मिल जाएगी, 1945 में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं 124, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती के किनारे लखनऊ है, लखनऊ गोमती के किनारे है। 125वां सवाल, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर, महिला गवर्नर भी है, पहली गवर्नर भी है। करेक्ट आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? मोदी जी है क्या? एचपी मोदी जी हैं क्या आपके? 47 से लेकर 49 तक रही थी। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ आपके खत्म होते हैं 125 सवाल। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए मैं बहुत अच्छी चीजें कर पाया होऊंगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि भाई मैं आपके लिए अच्छी चीजें कर पाऊँ। ठीक है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट, डन। सर अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका दिमाग आपकी जितनी क्लास लेने के बाद हैंग हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, अभी तो आपसे मुलाकात होगी। अभी आपकी एक क्लास और बढ़ाऊंगा अभी रात में। अभी तो तुमने देखा क्या है भाई? अभी तुमने जीत राना प्राइम फेस में नहीं देखा ना। प्राइम फेस में बहुत लोगों ने देख रखा हूं मैं, आपने भी देख रखा हूं प्राइम में। तुम्हें अभी है आपकी जो क्लास है, आप सभी का विनम्र निमंत्रण है, आप सभी को मैं निमंत्रण जरूर दूंगा तुम सब उत्तर प्रदेश के अवतारों को,
क्योंकि क्लास में आपको देखने को मिलेगा 100 सवालों के भौकालों को। तो यहां पर हम मिलेंगे 100 सवालों से। 58 लाइक है अभी। मैं चाहता हूं आप सभी जाकर एक बार इस क्लास पर धप्पा बोल के इसके लाइकों को 100 के पार कर दो। भाई जी सा आ जाएगा कतई भाई, सच बता रहा हूं। आप सभी को मैं यहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा हूं। करंट अफेयर की क्लास में जरूर आना, और रात में यूपी के लिए स्पेशल आपका जो एग्जाम पेपर चलता है रात को 9 बजे लगता है, वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके लिए भी आप रेडी रहना। लेकिन अभी करंट अफेयर के लिए जरूर आना। आज शाम को 6:30 बजे करंट अफेयर में भौकाल मचा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, भौकाल। मिलते हैं 6:30। जय हिंद, वंदे मातरम।